ये कृषि प्रधान देश है, ये सोने की चिड़िया है, हमने इसे आज़ाद कराया है, इसको मानसिक गुलामी होने से बचे। कनाडा से इनको फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। आंदोलन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? देश के अंदर आज विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। आप तो सड़कों पर आ गए हैं। तो पूरे देश के अंदर पंजाब और हरियाणा का किसान सक्षम है। इंदिरा रसोई चलाने की जरूरत पड़ी कि यानी कि लोगों को भूखमरी का शिकार है ना राजस्थान में। राजस्थान के अंदर किया जाता है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये मारवाड़ी है, ये बागड़ी है। तो अडानी अबानी की सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस सरकार के समय जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है। कि जब आज़ादी की जंग थी तो भगत सिंह और के पास क्या था? सरकार रबड़ बुलेट यूज़ करेगी या वो SLR के कारतूस यूज़ करेगी। संघर्ष क्या होता है? सड़कों पर कैसे जीवन जिया जाता है? सरकारों से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है? ये तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल प्लानिया है और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज हम किसान आंदोलन पार्ट 2 में मौजूद है शंभू बैरियर के ऊपर। यहाँ पर हमारे साथ एक किसान है, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं, किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, ये आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लोगों का क्या सहयोग मिल रहा है और सरकार की क्या रूपरेखा इस पर बात हुई, जो दो तीन दौरों की बात हुई, इसमें क्या सामने निकल के आया, सरकार की क्या मंशा नज़र आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम है तेजवीर सिंह और मैं BQ शहीद भगत सिंह का प्रवक्ता हूँ। और यहाँ अम्बाला के पास मेरा गांव है पंजोखरा साहब। अम्बाला से हो आप मोस्टली। तो जो आंदोलन चल रहा है, 13 तारीख को आपने दिल्ली उसका जो कॉल दिया था, लेकिन यहाँ पर बैरियर पर आपको रोक दिया गया है, हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो उसके बाद से आप यहीं रुके हुए हो और आज 7 तारीख हो गई है। तो ये आंदोलन की जो जर्नी है ये कैसी रही और यहाँ पर किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? क्योंकि आम तौर पर जब घर से बाहर निकलता है कोई भी इंसान तो परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, कहीं भी कमाने जाता है, कहीं रुकने जाता है बड़े बड़े शहरों में। आप तो सड़कों पर आ गए हैं। अब हमारे तो राजस्थान में कहावत है कि जो कहीं नहीं रहता वो सड़क पर आ जाता है। तो आपको तो सरकार ने सड़कों पर ला दिया, तो अब किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है? पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मतलब कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार रबड़ बुलेट यूज़ करेगी या वो SLR के कारतूस यूज़ करेगी। और जिसने जैसा उसने टीयर गैस से इस्तेमाल किया, ड्रोन से टीयर गैस गिरे गए, उन्होंने एयर ब्लास्ट किया गया और बिल्कुल ऐसे जैसे गाजा पट्टी का या किसी मतलब कि विदेशी सेना का आक्रमण उन्होंने माना कि दूसरे देश से आए हुए हों। तो इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी कि इतना दुर्व्यवहार सरकार करेगी और किसानों मजदूरों के साथ ऐसा करेगी जो इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। और अन्नदाता जिसे बोला जाता है, अन्नदाता मतलब कि देवता की तरह जिसे पूजा जाता है। पर लेकिन अगर आप रहे मुश्किलों की बात, तो हमने पिछले 13 महीने जो 383 दिन दिल्ली के बॉर्डरों पे गुजारा था, उसका हमें काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा था, एक्सपीरियंस है। जैसे हमने गद्दे ले लिए थे पहले, ये छतों को तैयार कर लिया था, तरपाल से ढक लिया था और ट्रैली ट्रैक्टरों को रेडी कर लिया था। तो ये तमाम चीज़ें हम पहले से लेकर चले थे। जैसे थोड़ा पानी की व्यवस्था थी, थोड़ी लंगरों की भी तैयारी थी पहले से। लेकिन टीयर गैस की वजह से, चोट लगने की वजह से, जैसे मेडिकल फैसिलिटी में हमें अब की बार बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से हमारे सैकड़ों नौजवान इंजर्ड हो गए हैं। किसी को नहीं पता था कि रबड़ बुलेट कैसे चलाई जाएगी। ट्रैक्टरों को तोड़ दिया गया उनके द्वारा। फिर उन्होंने SLR के कारतूस चलाई। कोई हम ये थोड़ी ना कि युद्ध करने के लिए जा रहे थे उनके साथ। कोई हम किसान वो मांगने के लिए नहीं, जो सरकार ने वादे किए थे उनको लेने जा रहे थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए जनता को कि किसानों की कोई मांग नहीं है। किसानों को जो मोदी सरकार ने या पिछली सरकारों ने वादे किए थे, उनको MSP गारंटी खरीद करने, कर्जा मुक्त करना, कर्जा माफ़ नहीं। किसानों को एक साजिशबद्ध तरीके से कर्जादार किया गया है और उस कर्जे की मार के अंदर सीधा सीधा बड़े कॉरपोरेट को फ़ायदा हुआ। चाहे उसने वो ट्रैक्टर लिया, चाहे उसने इक्विपमेंट लिए, चाहे उसने महंगा पेस्टिसाइड खरीदा, सीड खरीदा, तो उसके तहत किसान कर्जई हुआ। फिर उसके बाद क्या था कि किसानों को बोला गया था कि आपको MSP गारंटी खरीद कानून दिया जाएगा। आज तक हमारे पास एक भी चीज़ लिखित में नहीं है कि हमारा गेहूं या धान ही लिखित में खरीदा जाएगा। कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक वो पॉलिसी है और उस पॉलिसी को कभी भी बदल सकती है। वो इस तरह से कि जैसे हमें पहले सिलेंडर पे 400 रुपये सब्सिडी मिलती थी, फिर सरकार 200 रुपये कर दी, 50 रुपये कर दी, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है बिल्कुल। जैसे जियो ने मतलब कि 1 साल लोगों को फ्री दिया, फिर वो आज 600 रुपये का पैकेज देती है। कोई सवाल पूछता है? नहीं पूछता ना। तो पहले भी ट्राई ने नहीं पूछा कि आप फ्री कैसे दे रहे थे 1 साल लोगों को, फीम की तरह वो चटाया गया। तो ऐसे ही है कि कभी भी सरकार ये बात बोल सकती है कि हम MSP नहीं देंगे।
लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं की प्रॉब्लम है, एक तो ठंड का समय था, बुजुर्ग हमारे साथ थे, ऊपर से आंसू गैस के हमारे ऊपर गोले गिरे गए, फिर पानी की बौछार करी गई, तो उसकी वजह से सब लोगों का दम घुटने लगा, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 6 लोगों के करीब जान चली गई है। फिर रोड एक्सीडेंट का चक्कर है, फिर बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश के कारण तूफान आ गया, तो ठंड के अंदर, बारिश के अंदर आप हालात देख सकते हैं, सारा हमारा जो राशन था, हाँ राशन था वो ख़राब हो गया। फिर जैसे सप्लाई चेन रुकी हुई है, पूरे बॉर्डर सील किए हुए हैं, तमाम जगहों पर इंटरनेट बंद है, जो सबसे बड़ी बात है। हम अपनी बात बाहर पहुंचा नहीं सकते, बाहर की बात हमें नहीं पहुंचती, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ तक इंटरनेट तो बहुत दूर की बात, यहाँ नेटवर्क तक नहीं था। आप अब से पहले मतलब कि लगाओ कि 1 तारीख से पहले तो कि आप बात भी नहीं कर सकते थे, बल्कि यहाँ नॉर्मल कॉल भी बंद थे क्या यहाँ पर? नॉर्मल कॉल भी नहीं होती थी, वो 28 सेकंड 25 सेकंड ही कॉल चलती थी, लंबी बातचीत नहीं हो सकती थी। फिर जैसा हरियाणा के अंदर माहौल बनाया गया था कि हमारे ऊपर एनएसए लगा देना, सीआरपीएफ से हमारे घरों पर छापेमारी कराना, हमारी संपत्ति कुर्की का, पासपोर्ट रद्द करने का, वीज़ा रद्द करने का, बैंक खाते अटैच करने के नोटिस चिपका दिए गए, और 30 तारीख से लगातार 3 तारीख से लगातार घरों पर छापेमारी की जा रही है कि जैसे हम कोई टेररिस्ट गैंग के इंसान हो, ऐसे हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, हमारे घर वालों के साथ बदतमीजी के साथ बोला जा रहा है। एक मानसिक, शारीरिक तमाम मुश्किलें हमने इसमें देखी है, लेकिन हमारा हौसला टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त कि मैं बैठा बैठा कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि आज मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास लोग हैं, मैं लोगों को मुद्दा बता रहा हूँ, आप जैसे मीडिया जैसे साथी हैं, हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं, और कहीं न कहीं हम पिछले आंदोलनों के तजर्बों से संसाधन संपन्न भी है। अब गाँव से खाना बन के आता है, लंगर सेवा आती है, उससे हम भोजन कर सकते हैं, लोग पानी के कैंटर खड़े कर देते हैं, उनसे पानी नहा सकते हैं, धो सकते हैं। पास में लोगों ने मतलब कि जो वॉशरूम है वो हमें सुविधा, टॉयलेट की सुविधा हमें उपलब्ध करवा रखी है। पर मैं ये सोचता हूँ कि जब आज़ादी की जंग थी, तो भगत सिंह और के पास क्या था? कुछ भी नहीं। ना तो उनके पास टेलीकॉम था, ना संसाधन थे, ना इतने लोगों को जोड़ा जा सकता था। करतार सिंह सराभा, हम न जाने वो कैसे अलग-अलग गाँव से इतना तमाम जाम इकट्ठा करके इंडिया के अंदर आए, और बाहर उन्होंने फॉरेन कंट्री के अंदर गदर पार्टी शुरू कर दी। वो अपना अखबार निकालते थे, हाथ से प्रिंटिंग प्रेस करते थे। बल्कि अगर देखा जाए तो जो हम सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कैसे इकट्ठी की होगी, कितने लोगों को वो मना सके होंगे। आज भी कितने लोग लड़ रहे हैं देश के ऊपर, आप देखो कि 1% भी लोग भी अपने हकों के लिए सड़कों पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि तमाम जगह तो लोगों को खाने का एक दिन का लाला पड़ा हुआ है। यहाँ तो लोग फिर भी साधन संपन्न खाली हैं, पेट लड़ाई नहीं होती। खाली पेट लड़ाई नहीं होती। तो फिर मुझे ध्यान में आता है कि वो क्यों उन्होंने ट्रेन लूटी थी, कोकरी कांड हुआ था, कि उनको संसाधनों की आवश्यकता थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज कोई ना कोई एक वर्ग तो है जो हमारी बात सुनता है, जो समझता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, हमारे पास कैडर है, हम कैडर में बात रखते हैं, हम गांव-गांव में जाकर प्रचार करते हैं। तो उस इन सब चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं, और लोग समझते हैं कि ये एक तरह से जो देश की लूट है, जो गरीब वर्ग, जो मध्यम वर्ग के ऊपर एक वजन पड़ता है एमएसपी गारंटी खरीद कानून ना होने की वजह से, उसको, देश को बचाने की लड़ाई है, और देश कहीं न कहीं इस बात को समझ रहा है। देश में नहीं, दुनिया के अंदर एक आंदोलन काफ़ी सालों तक पढ़ाया जाएगा, किताबों में आएगा, जो किसान आंदोलन अपना पहले दिल्ली बॉर्डर पर हुआ था। 13 महीने वो आंदोलन चला। उस आंदोलन के बाद में ये किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है। इन दोनों में क्या भिन्नता है, पहले वाले आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या अंतर है? इस आंदोलन में और पहले वाले आंदोलन में अंतर इतना है कि पहले आंदोलन के अंदर हमें बहुत सा साथ था कि इंटरनेट नहीं बंद था, इंटरनेशनल साथ एकदम से आ गया था। अब लोगों को डराया गया है, उनके ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए, उनके सोशल मीडिया हैंडल बंद कर दिए गए, हमारी आवाज़ को खुद बंद कर दिया गया कि लोगों के पास सही से सोर्सेज नहीं पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट है वो जो मैकेनिज़्म का प्रोग्राम है वो पूरी तैयारी के साथ आई है। तो जैसे वो गुरुद्वारों के अंदर, हरियाणा के अंदर उसने क्या किया, पूरा कब्ज़ा किया। पहले उन्होंने लंगर की चेन की हमारी को तोड़ने की कोशिश की। फिर जो सोशल मीडिया चैनल हैं वो बंद करे गए हैं, चाहे वो गाँव सवेरा हो, बहुत से गुरशमशीर हो, जितने मतलब कि यहाँ पत्रकार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीडिया अदारे से जुड़े हों, तो उनको उनके इंटरनेट बंद कर दिए गए, और उनको उल्टा धमकियाँ दी जा रही हैं, और उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा पैदा किया जा रहा है। और तब उस समय हमें एकदम से जो पंजाबी कलाकार थे उनका साथ मिला था। अब उनके ऊपर ईडी की रेड, उन्हें डराया धमकाया गया है, उनके शो बंद करा दिए गए हैं, और जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया से हमें साथ मिला था वो बंद करवा दिया गया है। तो मुश्किलें, तमाम मुश्किलों के बावजूद भी हम यहाँ डटे हुए हैं। लेकिन ये आंदोलन पिछले आंदोलन से कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन भी है।
अभी आप देखोगे कि यहाँ पर आपको डिस्पोजल की वेस्टेज नहीं मिलेगी, लंगर की वेस्टेज नहीं मिलेगी, और कहीं पे आपको हुड़दंगबाजी नहीं मिलेगी, और जो नौजवान है वो बुज़ुर्गों की सेवा करते हुए मिलेंगे। जो चीज़ें सेट होने में बहुत समय लगा था, लीगल टीमें खड़ी होने में बहुत सा समय लगा था, जो हमने अभी जल्दी खड़ी कर ली हैं। और हम प्रेस मीडिया को बहुत अच्छे से अवगत कराते हैं, पहले से समय तय हो जाता है और सीक्वेंस वाइज होता है कि सभी लीडर कहीं ना कहीं दिखें। तो ये आंदोलन में एक खास बात है जो पिछले आंदोलन से कहीं ज़्यादा बढ़ के थी। बिल्कुल, ये तो हम भी देख रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो वेस्टेज इधर-उधर खिंडा हुआ होता है, उनको इकट्ठा करते हैं, एक उसमें डालते हैं डस्टबिन के अंदर। ये चीज़ें नॉर्मली हम देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। साफ़ सफाई का तो अच्छा खासा ध्यान रखा जा रहा है। जो सड़क है उसके ऊपर सुबह झाड़ुआँ लगाई जा रही हैं किसानों की तरफ से, ये व्यवस्थाएँ अच्छे से चल रही हैं। दूसरी चीज़, मैं एक कड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आंदोलन पर एक आरोप लगता है कि हालांकि हमने वो वीडियोस दिखाए हैं कि खाना कैसे आता है, कहाँ-कहाँ से आता है लोगों को, हमारे दर्शकों, लेकिन नॉर्मली एक मेन स्ट्रीम मीडिया में बात चलती है, आरोप लगता है कि कनाडा से इनको फंडिंग आ रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। आंदोलन चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ये ना आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, ये मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब मान लो कोई कनाडा अमेरिका से ही मान लेते हैं कि चलो पैसा आ रहा है, तो भाई वो बच्चे हमारे गए हुए हैं, और वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो गए क्यों हैं? पहले तो सवाल ये है कि उनको यहाँ पर अच्छी जाना क्यों पड़ा? नौकरी नहीं मिली, उनको यहाँ सेफ महसूस नहीं होता था, उनको एजुकेशन का चक्कर था, उन्हें अपनी पॉलिसी से, इंडियन पॉलिसी से दिक्कत थी कि किसानों को पूरा दाम नहीं मिलता, रेडी वालों को उनका हक नहीं मिलता, सड़क पे चलते हुए कानून बड़े लोगों के लिए अलग हैं, आम लोगों के लिए अलग हैं, मकड़ी का जाला बना हुआ है कानून व्यवस्था। पर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि बीजेपी को फंडिंग किसने की? अब इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो वो क्लियर करे कि अंबानी ने दिया है, अडानी ने दिया है, तो किस बाहर से आया है, कितना आया कहाँ से है, आया, कितना पैसा? तो उनसे भी प्रश्न करो ना। मैं तो बोलूँगा कि ओपोजिशन से भी करो। बिल्कुल। अब अगर आपके राजस्थान में सभी राजनीतिक पार्टी से हाँ, प्रश्न अगर होना आपके चाहिए। राजस्थान में देखा जाए तो अडानी अंबानी की सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस सरकार के समय जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई है। बिल्कुल। और जो आदिवासियों का अधिकारों का हनन हुआ है डूंगरपुर के अंदर, वो एक कांड हुआ था, क्या नाम था उसका, जहाँ पे गोली चली थी, तो 7,000 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। बिल्कुल। और अभी देखा जाए तो मतलब कि जितना जातीय भेदभाव राजस्थान के अंदर किया जाता है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये मारवाड़ी है, ये बागड़ी है, तो वो कहीं पे भी नहीं, मतलब कि वो कहीं पे भी बंद नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मैं तो ये बात मानना चाहता हूँ, कोई ये पूछे कि इंदिरा रसोई चलाने की क्यों जरूरत पड़ी, कि यानी कि लोगों को भूखमरी का शिकार है ना राजस्थान में, तो ये बात भी साथ साथ पूछनी चाहिए ना कि भाई जो पार्टीज हैं उनके पास इतना करोड़ों रुपए का फंड कैसे आ जाता है। बिल्कुल। अब मान लो कि मेरे 2 ब्रदर बाहर हैं, मेरे 2 भाई बाहर हैं, वो कनाडा में रह रहे हैं, उनको पता है कि मेरा भाई हमारी ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो सपोज करो कि उसने मुझे 50,000 रुपये दे दिए कि तुम बैठो यार यहाँ पे, ये सब ताम जाम, ये ट्रैली, ये गद्दे, ये लेकर आओ। कोई हमारे पास पार्टी फंड तो नहीं है, ये लोगों को वॉलंटियर वर्क है, तो उसको लोग बोल देते हैं कि कनाडा की फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है, अमेरिका की फंडिंग है। तो भाई सवाल तो करना आपका बनता है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों से पूछो कि जय शाह को फंडिंग कहाँ से आती है, बिल्कुल। अमित शाह को फंडिंग कहाँ से आती है, उनके इतने बड़े कार्यक्रम है, वो कैसे चलते हैं। एक सबसे ज़रूरी बात कि किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है उसका कहाँ उपयोग है और उसका जो मालिक है वो कौन है। सवाल ये है। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा एक आरोप लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, भारत भर में आंदोलन नहीं है। हालांकि कल ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया गया था कि हरियाणा की सभी खाप पंचायतों ने आपको खुला समर्थन दे दिया है। इस पर आपको क्या नज़र है, किस ओर देखते हैं इस चीज़ों को? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब 13 तारीख की थी तो मध्य प्रदेश से आते हुए मध्य प्रदेश के अंदर आते हुए कर्नाटक के किसानों को पीटा जाता है। बिहार के 150 किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो ट्रेन से थे। 100 किसानों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर आपको हमारा चुनाव जो वो है हमारा जो मतलब कि चुनाव के समय में वादे किए गए थे सरकार द्वारा, उन वादों को जब हम मतलब कि उस अपनी मांग पत्रों के अंदर लेकर आए, जब जैसे 10वीं मांग है हमारी संविधान की 5वीं सूची, तो अगर आपको याद होगा जय आदिवासी युवा संगठन है और भारतीय आदिवासी परिवार है, तो उन्होंने भील मुक्ति मोर्चा है जैसे करके कि उन्होंने 47 डिस्ट्रिक्टों के ऊपर धरना प्रदर्शन किया कि वो हमारे हकों की भी बात कर रहे हैं। मनरेगा मजदूरों की बात है
कि 600 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी की बात है, 200 दिन मनरेगा मजदूरी की बात है, मजदूरों की खेती तरह मजदूरों की कर्जा मुक्ति की बात है। तो मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए वो बात है, और मजदूरों की पेंशन के लिए बात है, किसान और मजदूर की पेंशन के लिए बात है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो पूरा देश सम्मिलित है और लड़ रहा है। कर्नाटक में, केरला में गिरफ्तारियां हो रही हैं। उस मीडिया के माध्यम से गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता है, तो हमारा तो इसमें कसूर नहीं है। और पंजाब हरियाणा का जो किसानों का संगठन अगर आंदोलन है ये, तो पूरे देश के अंदर पंजाब और हरियाणा का किसान सक्षम है। अगर आप देखोगे तो 86% जो किसान है पूरे देश का, वो 5 एकड़ से कम है। तो उसमें जो पंजाब और हरियाणा की बात आती है कि इस देश की जो लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई है, वो भी 90% से ऊपर करवानी इसी धरती ने दी है। तो ये धरती ऐसी है कि सबसे ज़्यादा मेडल लेके ओलंपिक के लेके आती है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, सबसे ज़्यादा पीसफुल ये है। तो इन बातों को लेकर तो लड़ाई भी यही लोग लड़ेंगे। सबसे पहले लड़ाई हम शुरू करते हैं, लेकिन सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो अगुवाई आप करते हो, बाकी देश शामिल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे सरकार से आपकी वार्ता भी हुई थी 3-4 दौर की, और अभी रुकी हुई है वार्ता। अब क्या है आंदोलन का रुख, किस ओर जा रहा है आंदोलन? आंदोलन पूरा बढ़ रहा है, रेल रोको का है, कल हम महिला दिवस मनाएंगे यहाँ पर। लेकिन आंदोलन के साथ साथ देशवासियों को एक बात सोचनी चाहिए, उनको समझनी भी चाहिए कि देश के अंदर आज विपक्ष नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। कोई विपक्ष बचा नहीं है। इस मेरे बयान को बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आज अगर देश को बचाने की लड़ाई, इस लूट से बचाने की लड़ाई, कि मान लो मेरा आलू 2 रुपये बिकता है, आप 20 रुपये खरीदते हो, तो आपको मालूम ही नहीं कि मेरा आलू 2 रुपये बिका है। जो मध्यम वर्ग की लूट है, बल्कि मेरा प्याज 5 रुपये बिका, आपने 100 रुपये खरीदा, तो 95 रुपये वो किस जेब में गया वो आपको नहीं मालूम है। और जो जैसे मतलब कि देश के विपक्ष ने घुटने टेके हैं, वो भाग भाग कर बीजेपी में, आरएसएस की सोच में शामिल हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ, चाहे अभी वो ताज़ा घटना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो वोटिंग हुई है, जो हिमाचल की वोटिंग हुई है, जो हालात बिहार के हुए हैं, जो हालात गोवा के हुए, कहीं पे भी आप देख लो कि इन्होंने कैसे सरकारों को तोड़ मरोड़ कर अपने में सम्मिलित कर दिया। तो मणिपुर पर नहीं बोल पाए, जो ब्रिजभूषण पर नहीं बोल पाए, जो बेटियों को इंसाफ नहीं दिल पा पाए, तो उन सब की लड़ाई, नूह मवाद के दंगे रोकने के लिए किसान संगठन आगे आए। तो जो सभी वर्गों को एक उम्मीद है इस आंदोलन से और किसान मजदूर से, कि वो हमारे अधिकारों की, वो इस लोकतंत्र को बचाने की, वो देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी, देश में भाईचारा बनाने की आज़ादी के लिए जो लड़ रहे हैं, वो किसान मजदूर है। और ये एक तरह से इस देश को संघी देश होने से बचाने की लड़ाई है, कि जो संघ की विचारधारा है, शूद्र नारी पशु है प्रताड़ना के अधिकारी, उसको बचाने की लड़ाई है, जो महिला सम्मान की लड़ाई है, जो युवा को उनका हक दिलवाने की लड़ाई है, जो किसानों मजदूरों को उनका हक दिलवाने की लड़ाई है। तो सिर्फ और सिर्फ किसान मजदूर दिलवा सकते हैं, और ये किसान संगठन। इस जो किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है, इसमें कितने किसान संगठन ने अभी तक घोषणा कर दी है शामिल होने की, और कौन कौन मोर्चे पर कितने संगठन यहाँ पर आ गए हैं, और किन किन राज्यों में उनका प्रभाव है? लगभग 200 के करीब मतलब कि किसान मजदूर मोर्चा के अंदर संगठन शामिल हुए हैं, जो 200 किसान, हाँ, तो वो छोटे बड़े किसान मजदूर संगठन, लेकिन पहली बार आदिवासी संगठन भी आए हैं, जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। ये पहली पिछली बार नहीं थे कि आदिवासी नहीं, संगठन पिछली बार नहीं थे, आदिवासी संगठन नहीं इस थे, आंदोलन में शामिल इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। फिर जैसे मतलब कि अभी से फॉरेन की यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, कनाडा के अंदर शुरू हुआ, छात्र संगठनों को हम पूरा मौका दे रहे हैं। और कल महिलाएं स्टेज चलाएंगी, जो वुमेन डे है वो मनाएंगे यहाँ पर, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाएगा 8 मार्च को। तो जो ये एक बड़े बदलाव हैं, जो देखने आगे आगे देखना आप, इस यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी महिलाएं द्वारा की जाएगी। जो देश के, अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहते हो, जो आम पूरे देश के किसान हैं, जो किसान भी नहीं है लेकिन देश के नागरिक हैं, उनको क्या बताना चाहते हो, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो आंदोलन की तरफ से या इन किसान मोर्चा की तरफ से? मैं पूरे देशवासियों को नहीं, पूरे विश्ववासियों को, जो भारत से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहते हैं। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, उसे बिका हुआ मानते हैं, उसे लूटा हुआ मानते हैं। हम देश को लूट से बचाने के लिए और एक तानाशाही सोच से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं
जो विपक्ष है वो कमज़ोर पड़ चुका है, वो असहाय महसूस होता है। मैं देश के पूरे महिला संगठनों को, पूरे छात्र संगठनों को, पूरे राजनीतिक विशेषज्ञों को, जो बुद्धिजीवी हैं उनसे, जितने एनजीओस हैं उनसे, जो लोग देश हित की बात करते हैं, मज़दूर हैं, आदिवासी हैं, तो उन सब से मैं एक ही अपील करता हूँ कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप हमारा उसमें साथ दें और आवाज़ बुलंद करें हर उस तानाशाह रवैये के खिलाफ़ कि जो हमारे हकों का हनन करते हैं और जो दमनकारी नीतियों पर आए हुए हैं, उनसे बचाने के लिए हमारे साथ दें और किसान मज़दूरों के साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करें। ये कृषि प्रधान देश है, ये सोने की चिड़िया है, हमने इसे आज़ाद कराया है, इसको मानसिक गुलामी होने से बचें और हमारा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने तमाम मुद्दों पर बात सुनी है किसान साथी से कि किस प्रकार की समस्याएँ आ रहे हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं। हर सवाल के बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आपका क्या विचार है किसान आंदोलन को लेकर, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।